सभी को नमस्कार। माँ एकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग सीटेट 2020 को ध्यान में रखते हुए उसके लिए गणित शिक्षण के उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य को लेकर आए हुए हैं। और बहुत ध्यान से करिएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य के जरूर आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य के बारे में। क्या होता है एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो टीचिंग मैथमेटिक्स में उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य का क्या रोल होता है प्राथमिक विद्यालयों में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे आज। तो चलिए जुड़िए, आप लोग आ जाइए, शुरू करते हैं। तो विद्यालय में आपको पता ही होगा कि जो हमारा स्कूल होता है, विद्यालय होते हैं, इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न विषयों का पाठन कराया जाता है, ये सबको पता है। लेकिन हर विषय का जो अपना रोल होता है, एम होता है या महत्व होता है, वो डिफरेंट होता है। भाई गणित का अपना रोल है, इंग्लिश का अपना है, हिंदी का अपना है, मतलब सबका अलग अलग महत्व होता है, इसलिए हर विषय को रखा गया है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, जो कक्षा 8 तक बात करें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय के रूप में माना गया। वो नेसेसरी उसको कक्षा 8 तक रखा ही गया, उसको कक्षा 8 तक पढ़ाया ही जाता, उस सब्जेक्ट को हटा। क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मानसिक शक्तियों का विकास होता है, तार्किक क्षमताओं का विकास होता है, बच्चों के गणितीय कर्ण होता है, तो उसी के बारे में होता है। तो बच्चा जैसे 12th पास करके निकलता है या जो भी क्लास मतलब कक्षा 8 के बाद दूसरी क्लास में जाता है, तो हर उसका अगला उद्देश्य होता है, मतलब कोई ना कोई एम होता है उसका। भाई उस एम की पूर्ति तभी होगी जब प्राप्त उद्देश्य की पूर्ति होती है। चलिए हम आगे बात करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पे कि हर विषय का अपना उद्देश्य होता है, ये पता है, तथा अस्तित्व भी होता है, तथा प्रत्येक विषय को पाठ्यक्रम में रखने का एक ध्येय होता है, उद्देश्य होता है। पाठ्यक्रम में रखने का क्या होता है, ध्येय होता है। विषय का उसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य मीन्स एम से जाना जाता है। क्या किस नाम से जाना जाता है? उद्देश्य, मतलब एम से जाना जाता है। लेकिन प्रत्येक विषय के अपने उद्देश्य होते हैं, ये भी पता होना चाहिए कि प्रत्येक विषय के अपने क्या होते हैं, उद्देश्य भी होते हैं। और प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत क्या आता है, अभी मैंने बात किया, प्रत्येक उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, प्राप्त उद्देश्य आते हैं, और जिसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव। मतलब कोई भी हम जैसे उद्देश्य बनाते हैं कि हमको एसएससी का एग्जाम निकालना है, टीटी का एग्जाम निकालना, तो टीटी एग्जाम निकालना निकलेगा कैसे, उसके लिए क्या क्या सावधानियां होती, क्या क्या चीज़ें हमको करनी हो, कैसा टाइम शेड्यूल होनी चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी है, या टीचर से कैसी गाइडेंस लेनी, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, तो ये सारी चीज़ें हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारे हमारे प्राप्त उद्देश्य के अंतर। मतलब कोई हम बड़ा जब गोल बनाते हैं, कोई भी गोल बनाएंगे, तो उसके अंतर्गत जितने भी छोटे छोटे कार्य क्रियाकलाप होते हैं वो क्या कहलाएंगे, प्राप्त उद्देश्य कहलाएंगे। ओके, तो विषय पढ़ाने का एक लक्ष्य होता है, आपको पता है। मतलब जैसे गणित है तो उसका भी एक लक्ष्य है भाई, कि आगे चल के बच्चा क्या करेगा, या इस बच्चे के जीवन में इस सब्जेक्ट का क्या रोल रहेगा, तो वो लक्ष्य हो गया। जिसकी परीक्षा बालकों के विद्यालयों को छोड़ने के पश्चात होती है। कहने का मतलब हो गया, जैसा बच्चा मतलब मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है, लेकिन उसको व्यवहारिक रूप में अपने व्यवहारिक मतलब जीवन में, उसको जीवन में वो प्रयोग नहीं कर पा रहा। जैसे बच्चे को आपने जोड़ना घटाना गणित आती है, लेकिन यदि वो जाके मार्केट में और ये सब्जी नहीं खरीद पा रहा, सामान खरीद कर नहीं ला पा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके गोल या उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही। मतलब उसने क्या किया, गणितीय भाषा को समझ नहीं पाया है, बस उसकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो। मतलब आपने गणित तो पढ़ा दिया, लेकिन उसको व्यवहारिक, जब तक व्यवहारिक एप्लीकेशन ना आ जाए, जब तक बच्चे को उसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और उद्देश्य की प्राप्ति जिन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, उन्हें ही क्या होते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। बात को समझना, उद्देश्य की प्राप्ति में जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं, प्राप्त उद्देश्य कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई हो तो कि प्राप्त उद्देश्य क्या चीज़ें होती हैं, कि उद्देश्य जो बनाते हैं, एम बनाते हैं, उसी के अंतर्गत जो होते हैं छोटे छोटे बातों का जो ध्यान रखा जाता है, क्रियाकलाप क्या क्या चीज़ें मिस्टेक हो रही, क्या कैसी करनी है हर चीज़ों को, तो वही होता है हमारा प्राप्त उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। राइट, इस तरह से किसी एक विषय उद्देश्य के अंतर्गत कई प्राप्त उद्देश्य आए, कितने, बहुत सारे प्राप्त उद्देश्य। मतलब किसी एम को हम जब बनाते हैं तो उसके अंतर्गत बहुत सारे क्या होते हैं, प्राप्त उद्देश्य आते हैं। जैसे मैंने बताया कि जैसे हमको पीआरटी का शिक्षक बनना है, तो शिक्षक बनने के लिए हमको क्या करना होगा, बीएड बीटीसी करना होगा भाई। उसके बाद क्या होगा, टीटी का एग्जाम क्वालीफाई करना है। उसके बाद क्या करना, पीआरटी निकालना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है, और फिर उसके अंतर्गत भी बहुत सारी, तो ये छोटे छोटे जो क्रियाकलाप हैं, सारी चीज़ें, ये माइंड मेकअप होगा, वही तो प्राप्त उद्देश्य हो जाएगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। कोई उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव हो सकती है, मतलब कोई उद्देश्य तभी आप पूरा कर पाएंगे जब उसके अंतर्गत तैयार प्राप्त उद्देश्य जो तैयार हो, मतलब समझ रहे हैं ना, जो आप शेड्यूलिंग बना रहे हैं, कैसे तैयारी करनी है, कैसे पास आउट करना है, कैसे भाई बनेंगे हम, इस चीज़ की पूर्ति कैसी हो जाएगी। तो कह रहे हैं प्राप्त उद्देश्य की तैयारी सही रूप से की गई हो, है ना। मतलब जो तैयारी होनी चाहिए हमारे छोटे छोटे बातों का ध्यान, मतलब टीटी का एग्ज़ाम निकालना है या टेट निकाल बोल सकते हैं सीटेट का पेपर निकालना, तो उसकी तैयारी कैसी सही रूप से होगी, तभी आगे आपको सफलता की प्राप्ति होगी, आपका उद्देश्य पूरा होगा, एम पूरा होगा, गोल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो मुख्य कार्य है, किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए हमको, कि इसके द्वारा किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। भाई प्राप्त उद्देश्य के द्वारा क्या होती है, किसी उद्देश्य की प्राप्ति होती है। जब हमारा प्राप्त उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स बेहतर होगा, बेहतर तरीके से काम करेंगे, तो हमारे क्या किसकी पूर्ति होगी, उद्देश्य की पूर्ति होगी, राइट। तो पहला पॉइंट ही क्लियर हो गया होगा आपको। अगला पॉइंट कह रहा है कि इसके आधार पर पाठ्य वस्तु से प्रश्न तैयार करके बालकों को कार्यविधि का ज्ञान होना होता है। क्या होता है, इसके आधार पर क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु से प्रश्न तैयार करते हैं, है ना। पर जब हमको, और जैसे हमने ऑब्जेक्ट एक तैयार किया, मतलब हमने एम तैयार किया कि हमको ये चीज़ करना है, या टीटी का एग्ज़ाम निकाला, उसके लिए क्या होता है, हमको फिर अब देखना होता है कि टीटी के एग्ज़ाम में क्या क्या पढ़ना है, उसके आधार पर हम प्रश्नों का कलेक्शन करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो वो चीज़ें तैयार करते हैं। तो वही लिखा है, इसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर हम क्या करते हैं, पाठ्य वस्तु से प्रश्न तैयार करके बालकों को कार्यविधि का ज्ञान होता है, फिर कि हमको करना क्या क्या है। इससे यह तात्पर्य, इसका कारण यह है कि एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति प्राप्त उद्देश्य पर कार्य करने से पाठ वस्तु के आधार पर प्राप्त उद्देश्यों की परीक्षा हेतु प्रश्न तैयार कर बालकों के व्यवहार की परीक्षा की जाती है। इतनी यदि बातें क्लियर हो गई हो तो मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इसका मतलब ये होता है कि एक विशेष उद्देश्य, कोई भी आपके उद्देश्य की पूर्ति तभी संभव होती है जब प्राप्त उद्देश्य पर कार्य करने से, जब प्राप्त उद्देश्य जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं या जो छोटी छोटी क्रियाकलाप जो मूवमेंट किए जाते हैं पाठ्य वस्तु के आधार पर, वही प्राप्त उद्देश्य की परीक्षा हेतु, मतलब जब प्राप्त जो हमारा गोल, मेन गोल होता है, उसके लिए क्या करते हैं, बालकों के व्यवहार की परीक्षा की जाती है। मतलब किस प्रकार बच्चा, मतलब क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ेगा, क्या क्या चीज़ें पढ़ाना चाहिए, उस सारी चीज़ों की क्या होती, प्रिपेयरिंग हो जाएगी। अगला पॉइंट इसी में कि अन्य विषयों की भांति गणित को स्कूल में रखना अग्रांकित उद्देश्यों पर आधारित है। अब यहाँ पे वही उद्देश्य के अंतर्गत, प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत यदि मतलब गणित को बहुत ही महत्वपूर्ण रखा गया है, तो इसका कारण क्या है। पहला कारण जो होता है वो सांस्कृतिक कारण है। क्या है पहला कारण, क्या है, सांस्कृतिक उपयोगिता होती, कल्चरल हमारे पास यूजेस होते हैं, और दूसरा अनुशासनिक होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास व्यवहारिक, ये 3 प्रकार पर आधारित उद्देश्य होता है, अग्रांकित उद्देश्यों पर आधारित होता है। तो देखिए आगे गणित का रूल क्या क्या होता है, सांस्कृतिक रोल, अनुशासनिक रोल, व्यवहारिक रोल। इन तीनों रोलों के बारे में हम आपको अच्छे तरीके से, ये 3 रोल आपको दिखाई दे रहे हैं कि सांस्कृतिक उपयोगिता क्या होती है और अनुशासनिक उपयोगिता क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला सांस्कृतिक उपयोगिता जो होती है, तो आप समझिए सांस्कृतिक उपयोगिता का मतलब क्या होता है कि कल्चरल। तो गणित का एक मुख्य उद्देश्य होता है सांस्कृतिक, गणित का एक मुख्य उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु तो गणित पढ़ाने वाले विद्यार्थियों में कुछ सामान्य आदतों को बनाना होता है। कैसा, मतलब कोई, जैसे आप कोई उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो गणित पढ़ाने वाले विद्यार्थियों में कुछ सामान्य आदतों का विकास करना होता है, जो सांस्कृतिक उपयोगिता की बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि विषय को पढ़ाने वाले बालकों में कुछ सामान्य आदतों का विकास हो जाता है। जैसे गणित एक ही ऐसा विषय है जिसके अध्ययन से बालकों में तर्क संगत, मतलब रीजनिंग पावर का विकास, कैसा, रीजनिंग पावर का विकास सबसे अधिक होता है। मतलब गणित पढ़ाने से बच्चों के अंदर कैसा होता है, रीजनिंग पावर का विकास होता है। ये सबको भली बात पता होता है, लेकिन स्कूल में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बालकों की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, स्कूल में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य बालकों की तर्क शक्ति का विकास होना चाहिए, ना कि केवल तथ्य का मतलब आप समझ रहे हैं, फैक्ट्स को याद कराना, ना कि केवल तथ्यों को याद कराना, मतलब उनको फैक्ट्स नहीं रटवाना है, बच्चों के तर्क शक्ति का विकास करना है। केवल गणित एक ऐसा
अच्छा जानने वाला वही होता है, मतलब केवल गणित का एक अच्छा जानने वाला वही हो सकता है या होता है जो कि दैनिक जीवन में उनके सिद्धांतों का प्रयोग कर सके। अर्थात कहने का मतलब ये होता है गणित का बेहतर वक्ता वही हो सकता है, या बोल सकते हैं अच्छा जानने वाला वही हो सकता है जो उसका प्रयोग व्यवहारिक जीवन में अच्छी तरीके से कर सके, या उसके सिद्धांतों में गणित के सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर पाए, वही सबसे बेहतर गणित जानने वाला होता है। चलिए इसलिए गणित पढ़ाने में तर्क शक्ति के विकास का ध्यान रखना चाहिए। मतलब आप कोई भी टीचिंग करवा रहे हैं उसमें गणित का बड़ा रोल होता है, ये सबको पता है, इसलिए गणित पढ़ाने में तर्क शक्ति का विकास का ध्यान हमें रखना चाहिए तथा सूचना की प्राप्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। सूचना प्राप्ति की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और गणित पढ़ाने में विधि अधिक महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, विधियाँ। आपको पता है विधियाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल देती हैं, क्योंकि गणित में तर्क शक्ति के विकास हेतु उसकी स्पष्टता क्या होती है, स्पष्टता मतलब गणित पढ़ाने से बच्चे में क्या होता है, क्लियरिटी आ जाती है, क्लियरेंस होता है कि 2 + 3 = 5 होता है। तो होता है शुद्धता और परिमाणों की वास्तविकता, मूलता, तर्क शक्ति का परिणाम आवश्यक होता है। फिर से बात को सुनने का प्रयास करें कि गणित में तर्क शक्ति के विकास हेतु, गणित के तर्क शक्ति के विकास हेतु उसकी स्पष्टता, शुद्धता, परिणामों की वास्तविकता, मूलता, तर्क शक्ति का परिणाम आवश्यक होते हैं। या क्वेश्चन यहाँ से आया भी हुआ, अभी मैं क्वेश्चन भी लेता हूँ इसके बाद। इस तरह वही व्यक्ति कुशल तथा सामान्य व्यवहार समाज के अनुकूल होता है जिसका व्यवहार वस्तु के निरीक्षण और तर्क से संबंधित हो। समझने का प्रयास करें कि व्यक्ति वही कुशल हो सकता है जो सामान्य व्यवहार समाज के अनुकूल होता है। मतलब उसका व्यवहार मतलब गणित का प्रयोग कर सके। कहने का मतलब व्यक्ति वही कुशल होगा, वही उसका ही सामान्य व्यवहार जो समाज के अनुकूल होता है, जिसका व्यवहार वस्तु के निरीक्षण तथा तर्क से संबंधित होता है। मतलब जो तार्किक सोच अर्थात तार्किक सोच वाला जो होगा। और वह इस तरह स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पर जब समाज का नागरिक बनता है तो इसके व्यवहार से स्पष्ट हो जाता है कि वह एक अच्छा नागरिक है या नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब वो शिक्षा प्राप्त कर लेता है तो शिक्षा मतलब स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने पर जब समाज का नागरिक बनता है, मतलब एक तो भाई एजुकेशन हो गया, एजुकेशन जब प्राप्त कर लेगा तो एक भाई शादी ब्याह हो जाएगी, शादी विवाह होने के बाद सामाजिक तौर पे चीज़ें लगेगा। अब सामाजिक तौर पे नागरिक बनता है जब, तो उसके व्यवहार से उसका व्यवहार क्रियाकलाप कैसे है समाज के प्रति, इससे साबित हो जाता है कि वो अच्छा नागरिक है समाज का या नहीं है। तो स्कूल में इस तरह गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक होता है। तो समाज में आपका कैसा रुख है, कैसा बर्ताव है, किस तरीके से आप रह रहे हैं, कैसे व्यवहार कर रहे हैं, या आप व्यवहारिक रूप से लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं नहीं, तो ये इसका सांस्कृतिक रोल भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है गणित का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सांस्कृतिक उपयोगिता का मतलब क्या होता है गणित का। गणित आपको बेहतर तरीके से आती, इसका मतलब आप समाज में बेहतर तरीके से रह लेंगे और सांस्कृतिक भावनाओं को समझ, सांस्कृतिक उपयोगिता की बातें समझ गए होंगे आप। चलिए पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं अनुशासनिक उपयोगिता क्या होती। अनुशासनिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मानसिक अनुशासन से है। क्या होता है इसका मतलब, हमारा अभिप्राय इसका ये है कि मानसिक अनुशासन मेंटल डिसिप्लिन से है कि गणित के पढ़ने से बालकों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। बात को समझना, गणित की पढ़ने से बच्चों में अनुशासन की भावना उत्पन्न होती है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों का कहना है, बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि गणित से जिस तर्क शक्ति मीन रीजनिंग पावर का विकास होता है, समझ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कहते हैं कि गणित से जिस तर्क शक्ति रीजनिंग पावर का विकास होता है उसका क्षेत्र गणित संबंधी समस्याओं का ही सीमित है।
तो उसका क्षेत्र जो होता है गणित संबंधी समस्याओं तक ही सीमित है। बात को समझने का प्रयास करें, जो तर्क शक्ति का विकास होता है उसका क्षेत्र जो होता है गणित संबंधी समस्याओं तक ही सीमित है, परंतु बात असत्य सिद्ध हो चुकी। लोगों को कहना है, ये मतलब ये साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि गणित से जिस तर्क शक्ति का विकास होता है उसका क्षेत्र क्या होता है गणित संबंधी समस्याओं तक ही सीमित है। लेकिन यह बात क्या हो गई, मतलब ये रॉन्ग सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि किसी भी विषय में सीखी बातों तथा सिद्धांतों का प्रयोग जो होता है सदैव जीवन भर होता रहता है। इस बात को एकदम कंठस्थ कर लीजिए। जो इन्होंने कुछ मतलब बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिकों का कहना था, ये बात गलत हो गई कि इसका क्षेत्र जो होता है सीमित नहीं होता है, गणित क्षेत्र संबंधी समस्याओं तक ही सीमित नहीं होता है। ये बात गलत हो चुकी है, क्योंकि किसी भी विषय में सीखी बातों तथा सिद्धांतों का प्रयोग क्या होता है सदैव जीवन में होता ही रहता है। इसकी पुष्टि स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग से होती है। वह विद्यार्थी जो कि एक साधारण कोटि के होते हैं, एक साधारण बच्चा जो होता है कोटि के होते हैं और गणित अभ्यास से एक बुद्धिमान तथा चतुर विद्यार्थी बन जाते हैं। मतलब गणित पढ़ने से बच्चों में चतुराई आ जाती है, बुद्धिमानी आ जाती, तो एक ऐसा बुद्धिमान विद्यार्थी बन जाते जो एक सामान्य कोटि के होते गणित पढ़ने से। यह बात का प्रमाण देता है क्या गणित, राइट। तो कि मतलब इसका मतलब ये हो गया गणित विषय से बालक किस प्रकार अनुशासन पैदा होता है, मतलब बालकों में किस प्रकार का अनुशासन पैदा हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस तरह का ज्ञान उसके अन्य विषयों की सहायता से प्रदान करता है। कहने का मतलब अब जब गणित का विकास हो जाए, गणितीयकरण हो जाएगा बच्चा, तो अदर भी विषय जितने अदर सब्जेक्ट हैं उसको भी बच्चा आसानी पूर्वक क्या करेगा, सीख सकता है। या सीखने मतलब उसकी शक्तियों का विकास हो गया, पावर अच्छी हो गई, मेंटल पावर बढ़िया हो गई, तो अदर सब्जेक्ट को समझने में उसको बहुत ही हेल्प मिलेगी, सहायता प्रदान करेगा। इस तरह विद्यार्थी अपने प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन के जीवन में एक आवश्यक व्यवहार करता है तथा उसमें अनुशासन की भावना जागृत हो जाती है। तो आप शायद समझ गए होंगे किस प्रकार अनुशासनिक जो होती है हमारी उपयोगिता बच्चों में गणित के प्रति या गणित से कैसे अनुशासन डेवलप होता है, ये चीज़ आप शायद भली भांति समझ गए। तो ऐसा नहीं होता, सीमित होती है, सीमित नहीं होती। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर हम थर्ड की बात करें, व्यवहारिक उपयोगिता। देखिए, अब व्यवहारिक उपयोगिता की बात करूं कि गणित का व्यवहारिक उद्देश्य बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस बात को ध्यान रखिए कि गणित का व्यवहारिक बहुत ही, अब जैसे इस समय आ रहा है कि व्यवहारिक गणित पढ़ा रहे, व्यवहारिक का मतलब ये होता है विदाउट, मतलब आप एकदम व्यवहारिक, मतलब बच्चों को उस भाषा में पढ़ाइए जिस भाषा में उसको समझ में आ रहा है। जो मतलब आपको जैसे ट्रिकी मैथ्स, फार्मूला मैथ है ना, तो ये सारे मैथ को छोड़ करके एक व्यवहारिक तौर पे जिस भाषा में जिस क्षेत्र में रह रहा उसके हिसाब से बच्चों को गणित पढ़ाने का जो होता है वही मेथड क्या होता है, व्यवहारिक गणित कहलाती है। और हमारी आधुनिक सभ्यता का आधार भी गणित ही है। इस बात को एकदम ध्यान रखना कि हमारी जो आधुनिक सभ्यता, मतलब समझ रहे मॉडर्न सिविलाइजेशन जो हो रहा है उसका जो बेस है वो मैथमेटिक्स है। यदि मैथमेटिक्स का रोल नहीं होता है तो आज ये डेवलपमेंट भी आपको देखने को नहीं मिलता, वो चाहे साइंस विज्ञान के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में। आज जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं आंखों से, वो सारी किसकी देन है, गणित की देन। यदि गणित का विकास होता है तभी विज्ञान का विकास होगा। ये हर व्यक्ति को पता है कि गणित की वृद्धि तभी, गणित की वृद्धि से ही विज्ञान की वृद्धि संभव है। जितनी भी चीज़ें आपको एरोप्लेन, जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी, फ़ोन, ये सारी चीज़ें आ रही, वो किसका रोल है, सब गणित का रोल है। यदि बच्चा गणित नहीं पढ़ा होता, उसकी मानसिक शक्तियों का विकास नहीं होता है, यदि इंजीनियर डॉक्टर आगे नहीं बनता इस तरीके से, तो कहाँ आगे इतनी सारी चीज़ें कहाँ विकसित हो पाती। देख रहे हैं एक से एक मशीनें आ रही, डॉक्टर ऐसे ऐसे है ना, मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशन कर देते जो मतलब चकित कर देंगे आपको, ठीक है। तो इस तरह सारी क्या है, किसका विकास है, ये गणित का ही विकास हो रहा है। तो आधुनिक युग गणित का युग है। तो देखा जाए आजकल जो है आधुनिक युग जो है वो गणित का ही युग कहलाता है। कि
भैया भाई साइंस का बोल सकते हैं, या साइंस का एक बोलेंगे तो उसका भाई साइंस कहाँ से आई, गणित से ही आई है। तो विज्ञान की खोज के कारण हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इस बात को एकदम ध्यान रखना कि विज्ञान की खोज के कारण ही हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। इन खोजों के पीछे गणित के सिद्धांत है। सिर्फ जितनी भी चीज़ों का ये खोज हो रहा है, इसका कारण क्या है कि गणित के सिद्धांत है। बिना गणित के विज्ञान की खोज में सफलता मिलना असंभव थी या असंभव ही है। प्रत्येक व्यवहारिक कार्य में, जैसे नापने तौलने, है ना, जितनी भी चीज़ों का हम आदि का बोध गणित के द्वारा ही संभव है। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, मतलब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, कोई भाई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन रहा है या ऐसी मतलब जो भी क्रियाकलाप आप कर रहे हैं, शर्ट की बटन से खाने तक के हर चीज़ें जो भी आपको आंखों से दिखाई दे, वो सारे चीज़ों जो है वो बोध किसका है, गणित का ही, गणित के ज्ञान द्वारा ही संभव है। इस तरह विज्ञान के अतिरिक्त अन्य विषय में गणित का प्रमुख हाथ होता है या रोल होता बोल सकते हैं। तो हर विषय में गणित के अतिरिक्त भी अन्य विषयों में गणित का बहुत इंपॉर्टेंस होती, बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे हम दैनिक जीवन में मकान बनवाते हैं, कपड़े बनवाते हैं, जूते बनवाते हैं, मतलब अधिक बहुत सारे अधिक मतलब सभी कार्यों में गणित का ज्ञान आवश्यक होता है। या कोई एक अनपढ़ किसान की बात करें कि जैसे एक अनपढ़ किसान भी यह जानता है कि 1 एकड़ में मतलब इतनी ज़मीन में 1 बीघे में या 1 एकड़ भूमि कितनी खाद डालनी है, कितना बीज डालना है या कितनी उपज होगी। किसान हो या मजदूर या व्यापारी हो या डॉक्टर, वकील हो या इंजीनियर या शिक्षक हो या पुजारी, मतलब सभी प्रतिदिन गणित के अंकों या सिद्धांतों का प्रयोग करते ही करते हैं। ये सबको बहुत अच्छे से पता है। एक मजदूर भी अपनी मजदूरी गिनना जानता है। एक जो रसोई में खाना बनाता है वो भी दाल सब्जी में नमक मसाले के अनुपात को जानता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जीवन में किसी न किसी रूप में गणित का प्रयोग करता ही करता है, अवश्य करता है। इस बात को एकदम कंठस्थ ही करना है कि इस प्रकार विद्यालयों का या मतलब इस हेतु विद्यालयों का यह मतलब भाई मूल कर्तव्य होना चाहिए कि वे बालक को इस तरह उनकी भावनाओं को जागृत करें जिससे बालक अपने समय का सदुपयोग कर सके। क्या तो आप समझ गए गणित क्या कराती है, टाइम मैनेजमेंट की कराती है। इस बात को ध्यान रखना, क्या समय का सदुपयोग भी कराया जाता है। इस बात को ध्यान रखना कि विद्यालयों में मतलब गणित का उनकी भावनाओं को जागृत करें जिससे बालक अपने समय का सदुपयोग कर सके। उनको भाई भावनाओं को जागृत करेंगे तो उसको भाई पढ़ने लिखने के बारे में बताएंगे, कैसे पढ़ना, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना, ये सारी चीज़ों के बारे में सिखाया जाए जिससे समय का सदुपयोग कर सकें। इस तरह बालक अपने अवकाश का अच्छा प्रयोग भी कर पाएगा। जब समय का सदुपयोग कर पाएगा, इसका कहने का मतलब यही है कि इस तरह से बालक अपने अवकाश मतलब जो भाई वो फ्री टाइम पीरियड होगा उसका भी उपयोग कर सकेगा तथा गणित के सिद्धांतों को भी वो समझ सकेगा, सीधी सी कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। तो गणित प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण विषय, ये सबको पता है। एक व्यापारी को गणित का ज्ञान होना आवश्यक है, यदि उसे वरना वह अपने व्यवसाय में कुशलता प्राप्त नहीं कर सकता। इस बात, एक व्यापारी को गणित का ज्ञान नहीं होगा अच्छे से तो अपनी व्यापार में कुशलता नहीं। आपने देखा होगा एक बनिया होगा, एक दुकान से ही शायद 4 पुश्तें हो गई होंगी, दुकान बढ़ी नहीं, लेकिन एक न्यू कैंडिडेट आता है और भाई अकेला इंसान 20-20 दुकानें चलाता है। उसका मतलब क्या, वो पढ़ा लिखा है ना, पढ़ा लिखा, वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है, अपने माइंड का प्रयोग कर रहा है। क्योंकि एक भाई अच्छा पढ़ा लिखा MBA किया हुआ एक छात्र आता है, वो देखिए अपने दिमाग से माइंड मेकअप से बहुत सारी दुकानें अकेले चलाता है। लेकिन एक गांव में देखा होगा एक बनिया एक ही दुकान लेके चल रहा है जीवन भर और खाने के लिए भी तरसता है। तो बस वही है ना, ये किसका कारण, क्योंकि व्यवसाय में कुशलता प्राप्त नहीं कर पाएगा जब तक उसे ज्ञान मतलब गणित का ज्ञान बेहतर नहीं होगा। और गणित का ज्ञान बेहतर होगा तो अपनी कुशलता का मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से व्यापार करना। ये नहीं होता, जैसे देखा होगा कोई भी एक इंसान एक कोचिंग चला रहा है जीवन भर उसी कोचिंग में, और कुछ लोग देखिए तो ऑल इंडिया कोचिंग चला रहे हैं, 50-100 ब्रांच है। तो बस यही है, बस ये गणित के ज्ञान की कुशलता की बात है यहाँ पे। इसी तरह इंजीनियर, कारीगर आदि सभी को गणित का ज्ञान होना आवश्यक होता है। प्रत्येक व्यक्ति को बाजार में वस्तुओं को खरीदना बेचना पड़ता है, ये पता ही है अब सब भाई। कुछ ना कुछ कितना भी
अमीर इंसान हो जाए, लेकिन जाएगा सामान लेके जरूर आएगा, सब्जी जरूर लाएगा, चाहे वो PCS अधिकारी या IAS अधिकारी ही क्यों ना हो। यदि उसको गिनने का ज्ञान नहीं होगा तो वह कुछ कार्य नहीं कर सकता है। जैसे एक बच्चा हो गया, उसे आप पढ़ाते लिखाते नहीं तो शायद सामान भी नहीं खरीद कर ला पाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ों से पता हो गया कि इस प्रकार से इस बात का सही ज्ञान होता है कि स्कूल में अन्य विषयों के समान गणित का व्यवहारिक उद्देश्य भी होता है। एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, व्यवहारिक उद्देश्य का मतलब क्या होता है, व्यवहार क्या होता है, व्यवहारिक गणित क्या होती है। चलिए, अब इतनी बात समझ में आ गई गणित पढ़ाने के प्राप्त उद्देश्य के बारे में बात करते हैं हम। तो हमने समझा सांस्कृतिक उपयोगिता क्या होती है, अनुशासनिक उपयोगिता क्या होती है और व्यवहारिक उपयोगिता क्या होती है। इतनी बातें हम लोग समझ पाए हैं। तो पॉइंट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा शायद, और सेकेंड दिख रहा है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, गणित पढ़ाने के प्राप्त उद्देश्य क्या होते हैं। चलिए, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है कि प्रत्येक, मतलब मैंने इसके पहले बताया भी कि प्रत्येक उद्देश्य एम के प्राप्त करने में बहुत सारे प्राप्त उद्देश्य की आवश्यकता होती है। ये सबको पता है। या इस बात को स्पष्ट करती है कि प्रत्येक उद्देश्य मतलब एम के अंतर्गत बहुत सारे प्राप्त उद्देश्य आते हैं। प्रत्येक उद्देश्य एम के अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मतलब प्राप्त उद्देश्य आते हैं। इस तरह अध्यापक को किसी विशेष उद्देश्य एम हेतु कुछ प्राप्य उद्देश्य को ध्यान में रखना पड़ता है। कहने का मतलब जैसे किसी भाई हमको TT का परीक्षा करवानी है, सीटेट क्वालीफाई आपको कराना है, उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ाना, वो क्या हो गया, हमारा प्राप्त उद्देश्य हो गया। उस चीज़ पर हमको क्या करना होगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह कक्षा में किसी भी उप विषय मतलब टॉपिक को पढ़ाते समय अध्यापक को एक प्राप्त उद्देश्य को सम्मुख रखना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें, पूरा ड्रॉबैक बनाना पड़ेगा। इस टॉपिक में भाई हिंदी में, मैथ में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ें शिक्षक आपके सामने ड्रॉ करेगा कि हाँ ये चीज़ें पहले सिलेबस बताया जाता है। प्रत्येक प्राप्त उद्देश्य की परीक्षा के लिए क्या करना पड़े, पाठ्य वस्तु का बालक के व्यवहार में परिवर्तन को ध्यान में रखना पड़ता है कि बच्चे को क्या क्या चीज़ें इसमें प्राप्त उद्देश्य मतलब जो करना है। जैसे भाई हिंदी पढ़ानी है, मैथ पढ़ानी है, ABS का सेक्शन पढ़ाना, CDP का सेक्शन पढ़ाना, इंग्लिश और संस्कृत पढ़ाना है, तो उसके अंतर्गत उसको क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती। जो चीज़ें नहीं आएंगे उस चीज़ पर हम क्या करेंगे, ध्यान करेंगे, उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो इसी तरह कोई एक विषय में प्राप्य उद्देश्य की परीक्षा के लिए विद्यार्थी को उसकी पुस्तक में से कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे हम लोग चेक करते हैं, पहले डेमो ले रहे हैं और डेमो में देखते हैं कि भाई मैथमेटिक्स आती है किन किन बच्चों को, तो क्या करते हैं, क्वेश्चन भाई उठाते रहे, क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन देने के बाद समझ में हाँ इनको गणित नहीं आती, इनको थोड़ा प्रॉब्लम, तो हम उस तरीके से पावर डीलिंग करेंगे सबको कि किन लोगों की मैथमेटिक्स कमजोर है, उस अनुसार हम क्लास की डीलिंग करेंगे कि हाँ कैसे किस लेवल को हमको किस आधार पर बच्चों को या भाई जो हमारे सामने बच्चे बैठे हुए हैं, स्टूडेंट बैठे हुए हैं, उनको किस तरीके से हमको डील करना है। तो इतनी बातें जब समझ में आ गई आप लोगों को, तो आते हैं हम बात करते हैं प्राप्त उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य के एक्टिविटीज़ और बिहेवियर पैटर्न को। तो चलिए बात करते हैं पहला प्राप्त उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्राप्त उद्देश्य ऑब्जेक्टिव बालक को इकाई का ज्ञान तथा उसको दैनिक जीवन में प्रयोग में ला जा सकता है। जैसे वस्तु मतलब कंटेंट, इकाई तथा बदलना, जैसे इकाई तथा उनका बदलना, कन्वर्जन, सामग्री, रस्सी, हड्डी आदि, मतलब ये सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब आप समझिए प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत क्या आएगा। प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत अभी मैंने बताया आपको कि इसके अंतर्गत क्या होता है, बालक को इकाई का ज्ञान तथा वह उसको दैनिक जीवन में प्रयोग में ला सकता है। वस्तु इकाई तथा उनका बदलना, कन्वर्जन, सामग्री इत्यादि, ये सारी चीज़ें आती हैं प्राप्त उद्देश्य। मतलब आप समझ गए होंगे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इसकी क्रियाकलाप क्या होती है, क्रियाकलाप में हम पढ़ लेते हैं कि क्रियाकलाप में क्या होगा। क्रियाकलाप जैसे अध्यापक विद्यार्थियों से किसी स्थान को नापने को कहेगा, जैसे कहते हैं ना कि जाके ये सारी कर लीजिए, या आप त्रिभुज बना दीजिए, या चतुर्भुज बनाइए, या वृत्त बनाइए, या मतलब कोई चीज़ क्रियाकलाप करने के लिए करेगा। तो कोई भी एक्टिविटी करने को जो होगा वो एक्टिविटी प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत
बताएगी। जैसे नाप का भिन्न भिन्न इकाइयों में उत्तर देने को कहेगा कि भाई इस वाले को नाप के बताइए कितना होगा, ये दूसरा ड्रॉ बन करके बताया कि इसका बताइए उत्तर क्या होगा, तो सबका अलग। अब क्या होगा कि बच्चे का बिहेवियर पैटर्न क्या होगा, व्यवहार परिवर्तन क्या होगा कि विद्यार्थी अपनी आवश्यकता ही हो तो जैसे लंबाई, दूरी आदि को सही रूप में नापकर भिन्न भिन्न इकाइयों में रख सकता है, मतलब बता सकता है डिफरेंट चीज़ों को लेकर। तो समझ गए, विद्यार्थी अपनी आवश्यकता है तो मतलब जो उसको आवश्यकता होगी, आवश्यकता की तरह लंबाई, दूरी आदि को सही रूप में नाप के बताएगा भिन्न भिन्न को। तो आपको समझ में आ गया होगा गणित के बारे में, गणित के प्राप्त उद्देश्य के बारे में कि सूची व्यवहार परिवर्तन क्या होता है, मतलब उसका व्यवहार पैटर्न कैसा होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा व्यवहार मतलब बिहेवियर पैटर्न के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। इतनी बातें यदि आ गई समझ में तो बालक के बारे में कि बालक को सारी जितनी भी क्रियाकलाप आप करवाएंगे, जैसे होते नहीं कहते हैं एक्टिविटी कराना, तो एक्टिविटी जितनी भी कराई जाती, आजकल देखा होगा सीबीएसई एसएससी बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं या बच्चों में हम लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम, तो उसमें एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कराई जाती। तो एक्टिविटी का यही रोल होता है बच्चे का ज्ञान का व्यवहारिक हो जाए। क्या क्या चीज़, जैसे उसको भाई 6th क्लास 4th क्लास या 5th क्लास पढ़ा रहे तो उसके अंतर्गत जितनी भी सब्जेक्ट जो क्रियाकलाप है वो सब प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आती हैं। चलिए अगला पॉइंट की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो अगला हमारा जो होगा गणित के प्राप्त उद्देश्य तथा उसका स्पष्टीकरण। गणित के प्राप्त उद्देश्य तथा उसका स्पष्टीकरण, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स एंड देयर स्पेसिफिकेशन। तो चलते हैं, पहला होता है ज्ञान उद्देश्य। ज्ञान उद्देश्य क्या होता है, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ कि गणित के प्राप्त उद्देश्य था उसका स्पष्टीकरण। इसमें क्या होता है, कक्षा में गणित पढ़ाने हो तो निम्न उद्देश्यों का ध्यान रखना चाहिए। भाई ध्यान रखना ही चाहिए उद्देश्यों को, क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। प्रत्येक उद्देश्य के साथ साथ उनके स्पष्टीकरण पे भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला ज्ञान उद्देश्य, पहला ज्ञान का उद्देश्य। तो ज्ञान का उद्देश्य बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया, ध्यान को रखिए कि बालक गणित के पद, मीन टर्म्स, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, संकेत, सिंबल, परिभाषा, डेफिनेशन, सिद्धांत, प्रिंसिपल, सूत्र, फार्मूला आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी कि ज्ञान जब मतलब क्या होगा, पहला पॉइंट क्या होगा, ज्ञान उद्देश्य। तो ज्ञान में क्या क्या कि बालक के पद मतलब समझ टर्म, जैसे x+y हो गया, प्रत्यय, कॉन्सेप्ट, सिंबल, परिभाषा, सिद्धांत, सूत्र आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। कैसे प्राप्त करते हैं वो देखिए, इसका स्पष्टीकरण करवा देते हैं। जैसे प्रत्यय स्मरण, प्रत्यय स्मरण का मतलब रिकॉल करना, रिवीजन कराना, बार बार रिकॉलिंग कराना। रिकॉलिंग में जैसे हो गया कि रिकॉल में छात्र प्रश्न पढ़कर और या सुनकर उसका सीधा उत्तर तो मन में लाते हैं और उसको लिखते और बोलते हैं। सामान्य रूप से इसमें एक विशिष्ट प्रकार के पद, सिद्धांत आदि का प्रयोग होता है। मतलब कोई भी चीज़ें जब बच्चा पढ़ता है या सुनता है या उसका सीधा उत्तर मन में लाता है तो कहीं ना कहीं जैसे लिखता है या बोलता है, कुछ भी जो भी क्रियाकलाप इसमें कर रहा है, तो सामान्य रूप से इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक प्रकार के पद, प्रत्यय, सिद्धांत ये सारी चीज़ों का प्रयोग करता है। सीधी सी बात है, ये हो गई रिकॉलिंग में। अब पहचानते कैसे हैं, पहचानना में क्या होता है, देखिए रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। तो रिकॉग्नाइज में क्या होता है, छात्र गणित के जैसे पद मतलब पहचानने में जैसे होता है कि मतलब कोई भी चीज़ें पद प्रत्यय है आपके, तो कुछ ऐसी क्रिया होती है जो उच्च कोटि की होती है। इसकी क्या होती है, कुछ ऐसी उच्च कोटि की होती है। इसमें छात्र एक समूह मतलब समूह से उपयुक्त जैसे पद, प्रत्यय, तथ्य मतलब फैक्ट्स आदि को पहचानते हैं। तो अब वो समझता है, बच्चा पहचानता कि ये भाई पद है, प्रत्यय है। तो जैसे हमने लिखा x+y, तो वो समझ रहा, मैं बता रहा हूँ भाई ये पद है, एक अलग अलग है, इसको जोड़ लिया, एक पद हो गया, दो पद हो गया, है ना। तो कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। तो ये समझना सीखता, वो भी कैसे, देख करके, उनको गुणों पर आधारित होता है ये सारी चीज़ें। तो समझ में कुछ उच्च कोटि की होती है। इसमें छात्र एक समूह में उपयुक्त पद, प्रत्यय, तथ्य आदि को पहचानते हैं, राइट। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगले पॉइंट की बात करें हमको पहला पॉइंट समझ में आया ज्ञान उद्देश्य, और ज्ञान उद्देश्य के अंतर्गत ये था हमारा स्पष्टीकरण। चलिए पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं सही समझना या बोध होना। बोध का मतलब ही होता है समझ, इसके पहले बता चुका हूँ, समझ का मतलब बोध होता है। तो सही समझना का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव। तो गणित छात्र के पद, प्रत्यय, संकेत, सूत्र, परिभाषा,
प्रक्रिया, प्रोसेस, सिद्धांत, मीन, प्रिंसिपल आदि को सही समझ, मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग जो होती, सही समझ सकते हैं या उनका बोध करा सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि जो छात्र गणित के होते हैं, गणित के छात्र या छात्र गणित के पद, प्रत्यय, संकेत, सूत्र, परिभाषा, प्रक्रिया, सिद्धांत आदि को सही समझ सकते हैं। कब? सही समझने में हम बोल सकते हैं उसको, जब वो सही समझ तभी पाएंगे जब उनको ज्ञान का उद्देश्य जब कराया जाएगा, मतलब जो उनके प्राप्त उद्देश्य है उनको सही ज्ञान दिया जाएगा, तो इसको क्या कर पाएंगे, वो उनका बोध करा पाएंगे या राइट समझ सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में, स्पष्टीकरण में हम कर दें कि जैसे उदाहरण दे सकते हैं, उदाहरण देकर हम समझा सकते हैं। दूसरा, त्रुटि का पता लगाकर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर करा सकते हैं कि गलत है सही है समझने के लिए। अगला, वर्गीकरण कर सकते हैं, या दिए गए आंकड़े जो हैं हमारे पास, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप एमंग गिवन डेटा, जो है हमारे पास दिए गए आंकड़ों में संबंध पहचान सकते हैं। तो ये सारी तरीके से हम करा सकते हैं। या शाब्दिक कथनों को संकेत के रूप में, है ना, अनुवाद करा सकते हैं। तो इस तरह ये सारे कई कारण हैं जिससे स्पष्ट करके हम क्रियाकलाप करा सकते हैं। नेक्स्ट, अगला, अनुप्रयोग उद्देश्य, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, पॉइंट नंबर 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा, अनुप्रयोग उद्देश्य। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव। एप्लीकेशन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि छात्र गणित का ज्ञान तथा पहचान का नवीन समस्याओं में अनुप्रयोग करते हैं। नवीन समस्याओं में क्या करते हैं, अनुप्रयोग करते हैं। तो जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि गणित छात्र का ज्ञान तथा पहचान का नवीन समस्याओं, नए नए समस्याओं में, नई नई जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें क्या करते हैं, यूज करते हैं या अप्लाई करते हैं। तो इसमें इसका कारण क्या हो गया कि विश्लेषण करके ज्ञात करते हैं कि क्या दिया और क्या आवश्यक है, क्या दिया है और क्या आवश्यक है। उसमें भाई दिया क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन लगा दिया, दे दिया हमने, क्वेश्चन भी दिया, अब आपको देखना होगा कौन सा एप्लीकेशन इसमें क्या करना है, यूज करना है। तो वही हो गया, अनुप्रयोग उद्देश्य में आता है कि क्या चीज़ें, कौन सा फॉर्मेट, कौन सा कॉन्सेप्ट हमको इस पर अप्लाई करना है, मतलब क्या दिया है और क्या प्रयोग करना है। तो इतनी बातें आपको शायद समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है चतुर्थ प्राप्त उद्देश्य। चतुर्थ प्राप्त उद्देश्य में क्या होगा, चतुर्थ प्राप्त उद्देश्य का मतलब क्या होता है, ये भी आप पहले ध्यान से देखिए, उसके बाद मैं बात करता हूँ। चलिए, चतुर्थ प्राप्त उद्देश्य स्किल ऑब्जेक्टिव होती है। क्या होती है, स्किल ऑब्जेक्टिव। तो छात्र चतुर्थ प्राप्य करते हैं, जैसे पहला गणना, कम्यूटेशन करके, या ज्योमेत्रीय चित्र या लेखा चित्र खींचना, ये भी इसके अंतर्गत, या तालिका चार्ट या लेखा चित्र पढ़ना। तो ये सारे क्या होते हैं, चातुर्य, क्या होगा, चातुर्य प्राप्त उद्देश्य के अंतर्गत आता है। स्किल ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत गणना करना, ज्योमेत्रीय चित्र बनाना, ये खींचना, लेखा चित्र खींचना, बोल सकते हैं ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल फिगर, है ना, या ग्राफ बनाना, तालिका चार्ट, लेखा चित्र पढ़ना, रीडिंग टेबल्स, चार्ट एंड ग्राफ्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो ये आपको कंप्लीट हो गया। 5वां पार्ट जो है हमारा पास, छात्र दैनिक जीवन में गणित की प्रशंसा कर सकता है या नहीं, इसको बताना है। तो प्रशंसा करने के अंतर्गत क्या आएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब इस पॉइंट को भी हम ध्यान से पढ़ते हैं और इसके बारे में बताते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं कि छात्र दैनिक जीवन में गणित की प्रशंसा कर सकता है। ये किसके अंतर्गत आ रहा है, आप देखिए ध्यान से फिर से, ये हमारे गणित के प्राप्त उद्देश्य और उसके स्पष्टीकरण के अंतर्गत आता है। अब हमको ये बताना है कि हाँ, ये प्रशंसा कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आपको बताना है कि जब विज्ञान की भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रयोग समस्याओं में गणित के प्रयोग की प्रशंसा करता है, इसका मतलब ये हो गया, मतलब जब हम भिन्न भिन्न शाखाओं में प्रयोग समस्याओं, जो हमको मतलब समस्याओं का प्रयोग करते हैं या समस्याओं को हल करते हैं, तो गणित के उपयोग की प्रशंसा करेंगे भाई। कि जब हमारे पास समस्याएं रहेंगी, जैसे कोई चीज़ें नहीं हो पा रही, जैसे हम लोग पहले होता नहीं, पंखे नहीं थे, तो अब क्या हो गए, अब पंखा आ गया भाई, इलेक्ट्रिक पंखा आ गया, तो क्या वही उसकी प्रशंसा करेंगे। तो छात्र दैनिक जीवन में गणित की प्रशंसा करेगा भाई, करेगा, कर सकता नहीं, करेगा ही करेगा। क्योंकि उसको बहुत ही आसानी हो जाती। पहले ट्रैक्टर भाई, खेत किससे जोतते थे भाई, हल से जोतते थे, बैल को करके। अब क्या हो गया, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई, ट्रैक्टर आ गया। तो गणित क्या करता है, दैनिक जीवन में गणित की प्रशंसा कर सकता है और करता भी है। याद रखना कि स्टूडेंट अप्रिशिएट करेगा द रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डे टू डे लाइफ में।
बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेगा। और नेक्स्ट, चित्रोत्तर प्रयोजनों की समरूपता की प्रशंसा कर सकता है। गणित के अध्ययन द्वारा संक्षेप में व्यक्त करने तथा यथार्थ जैसे गुणों की प्रशंसा कर सकता है। तो ये सारे प्रशंसा करने के गुण हो सकते हैं। अगला पॉइंट हम पढ़ते हैं, इसी के अंतर्गत आता है छात्र गणित के प्रति रुचि विकसित करता है। छात्र गणित के प्रति रुचि विकसित करता है कैसे? पहला पॉइंट जो होता है, गणित के ग्रंथों का अध्ययन करता है। गणित के ग्रंथों का अध्ययन करता है। पॉइंट नंबर 2 में बात करें तो गणित के उप विषय में लेख लिख सकता है। इसका मतलब नहीं, जब उसको गणित के प्रति रुचि विकसित हो जाएगी बच्चों को, तो गणित के ग्रंथों का अध्ययन करेगा। सीधी सी बात है, बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथों का मतलब रीड लिटरेचर ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ेगा। और गणित के उप विषय में लेख लिख सकता है, मतलब राइट्स आर्टिकल ऑन द मैथमेटिकल टॉपिक्स पे लिखेगा। मतलब भाई जैसे उसको रुचि जब हो जाएगी, मतलब छात्र गणित के प्रति रुचि जब विकसित हो जाएगी तो ये सारे कार्य करेगा। और गणित के लेख लिखेगा और गणित संबंधी पहेली हल कर सकता है, मतलब पहेलियाँ भी हल करेगा। नेक्स्ट, गणित परिषद के कार्यों में भाग भी लेगा, मतलब पार्टिसिपेट करेगा इन एक्टिविटीज़ ऑफ मैथमेटिक्स क्लब में। भाई बताया जाता ना मैथमेटिक्स क्लब के बारे में बताया गया। तो और क्या कर सकता है कि समस्याओं को हल करने की सरल विधि प्रस्तुत कर सकता है। समस्याओं को हल करने के बहुत ही, जब उसको इंटरेस्ट हो जाएगा तो नए नए तरीके से नए नए कॉन्सेप्ट के द्वारा क्या करेगा, सरल विधि प्रस्तुत करेगा और हल कर सकता है समस्याओं को। तो ये आपको बातें समझ में आ गई। लास्ट पॉइंट हमारे पास जो है, छात्र गणित के अध्ययन में धनात्मक आवृत्ति प्राप्त कर सकता है। ये एकदम राइट पॉइंट बता रहा है कि कैसे यहाँ पे छात्र गणित के अध्ययन में धनात्मक मतलब पॉजिटिव, उसकी जो पॉजिटिव माइंड होता है, कहते हैं धनात्मक रहिए, है ना, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो धनात्मक का मतलब होता है ये कि हमारे पास जो स्टूडेंट होते हैं उनके मतलब गणित के बोल सकते हैं कि मतलब अपने गणित के अध्यापक को पसंद करता है। पसंद तभी करेगा जब उसकी पॉजिटिव एक्टिव मतलब पॉजिटिव माइंड रखेगा कि हाँ भाई हमको सिखा रहे हैं टीचर, इससे हमारे जीवन में बहुत सारे बेहतर कार्य होंगे, या बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ये जो हमको बता रहे हैं हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होगा। तो इससे क्या होगा, गणित के अध्यापक को पसंद करेगा, सीधी सी बात। नेक्स्ट पॉइंट, गणित में परीक्षा देना चाहता है, चाहेगा, मतलब समझ रहे, बहुत सारे छात्र जो होते हैं गणित से भागते हैं, तो क्या करेगा, जब उसके अंदर धनात्मक आवृत्ति आ जाएगी माइंड में, तो क्या करेगा भाई, गणित पढ़ना पसंद करेगा, गणित पढ़ाने वाले टीचर को भी भाई लाइक करेगा, हाँ बेहतर पढ़ा रहे हैं, गणित में परीक्षा देना चाहेगा भी, और गणित परिषद के कार्यों को विद्यालय में विकसित भी करेगा। प्रमोट द एक्टिविटीज ऑफ मैथमेटिक्स क्लब इन स्कूल में, और गणित के अन्य छात्रों के साथ रहना भी पसंद करेगा, सीधी सी बात है, गणित के अन्य छात्रों के साथ रहना भी पसंद करेगा, क्योंकि उसको मैथमेटिक्स में क्या हो गई, रुचि आ गई और पॉजिटिव एक्टिविटी हो गई, आवृत्ति आ गई उसके अंदर में। तो चलिए बोल सकते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया उसके पास में। तो नेक्स्ट, और गणित में कमजोर छात्रों की सहायता भी करेगा, सीधी बात। जब मतलब छात्र गणित के अध्ययन में उसके धनात्मक या पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, तब क्या करेगा, वो गणित में कमजोर छात्रों की सहायता भी करेगा तथा तार्किक चिंतन का विकास भी करेगा, सीधी सी बात, विकास भी करेगा। डेवलप थिंकिंग, मतलब समझे, मतलब थिंकिंग को डेवलप करे, और बेहतर चीज़ें, और थिंकिंग कैसे हो सकती, तो वही जाके धीरे धीरे क्या होता है भाई, जो इंजीनियर और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बनते हैं, इस तरीके से लोग। और फिर त्रुटियां और त्रुटियों को एक्सेप्ट भी करने की क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों का विकास होगा। शायद आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, जितनी चीज़ें मैंने बताई। तो यदि इतनी चीज़ समझ में आ गई तो ये आपके मतलब इतनी चीज़ें जो मैंने बताई, तो इस प्रकार इस पर क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कि गणित शिक्षा जैसे होते कि पहला क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि गणित शिक्षण के लक्ष्य क्या होते हैं, मतलब उद्देश्य के अंतर्गत क्या होता है, तो या बोल सकते हैं गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है, बच्चों के गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना। गणितीयकरण का मतलब होता है चिंतन एवं तर्कसंगत क्षमताओं का विकास करना। तो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो याद रखना गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है गणितीयकरण क्षमताओं का विकास करना। समझ गए, गणितीयकरण का से तात्पर्य है चिंतन एवं तर्क शक्ति। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार कि स्कूली गणित का संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है। संकीर्ण मतलब समझ गए, नैरो ऑब्जेक्टिव। नैरो ऑब्जेक्टिव का मतलब हो गया, या नैरो एम की बात करें,
छोटा उद्देश्य क्या होता है? तो छोटा स्कूली गणित में भाई प्राथमिक स्तर पे संकीर्ण उद्देश्य ही होता है, याद रखना। और जूनियर स्तर में क्या होता है? उच्च उद्देश्य की प्राप्ति होती है। और लेकिन छोटे बच्चों में क्या होता है? संकीर्ण नैरो संकीर्ण उद्देश्य का लक्ष्य होता है बच्चों में, कि बच्चों की लगभग क्षमताओं का विकास होता है। संकीर्ण उद्देश्य में सीधी सी बात आती है कि प्राथमिक स्तर में बच्चों की क्षमताओं का लगभग विकास हो जाए, जोड़ना घटाना ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सीख जाए। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है, गणित शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या होता है? उच्च लक्ष्य में क्या होता है कि भाई ये हायर क्लास में थोड़ा ध्यान दिया जाता है। उच्च लक्ष्य में क्या क्या, मतलब सिर्फ बच्चों के साधनों का विकास इस प्रकार हो कि गणितीय ढंग से सोचने की क्षमता या तर्क शक्ति का विकास हो जाए। याद रखना, तो साधनों का विकास में क्या आएगा? मतलब किस प्रकार वो सोचता है, तर्क शक्ति मतलब उसकी किस प्रकार सोचने की शक्तियां विकसित हो रही, या बड़े लक्ष्य होते हैं, ये बोल सकते हैं उच्च लक्ष्य की प्राप्ति जो होती ये हायर क्लास में कराई जाती है। अगला पॉइंट जो होता है, गणित शिक्षा का केंद्र क्या है? तो गणित शिक्षा में क्या होता है? कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है? याद रखना, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया, गणित शिक्षा का केंद्र क्या है? तो गणित शिक्षा का केंद्र में क्या होता है? कक्षा कक्ष में की गई पढ़ाई को विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से जोड़ने में सहायता करता है। ये प्राथमिक स्तर में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, इस बात को ध्यान रखना कि शिक्षा का केंद्र क्या होता है? शिक्षा का मेन केंद्र होता है कि व्यवहारिक जीवन से जोड़ने की कला होनी चाहिए। नेक्स्ट, उच्चतर पढ़ाई एवं अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार करना। याद रखना, उच्चतर पढ़ाई अमूर्त पढ़ाई जो होती है वो हायर स्तर में होती है, प्राथमिक स्तर में नहीं कराई जाती, इस बात को ध्यान रखना। तो शायद संभवतः समझ में आ गया होगा किस प्रकार कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ पे। आप किसी प्रकार अब इससे संबंधित करीब में 50 क्वेश्चन की सीरीज अगले नेक्स्ट शिक्षण में करवाएंगे, और जो होगा आपका उद्देश्य और प्राप्त उद्देश्य से आधारित जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए या अभी तक आ चुके हैं या आने की संभावना है, उससे संबंधित अगले मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। माय अकेडमी के यूट्यूब चैनल में बने रहिए। नमस्कार।